शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जेबॉबी, जो कि सोशल वेलफेयर में काम कर रही थी। किसी रीज़न से जो है जॉब को रिज़ाइन दिए और ताजुब की बात यह है, रिज़ाइन एक आईएएस के कारण दिए हैं। वो आईएएस का नाम है पल्लवी सरकार, 2017 बैच की है। और आपको ये भी बता देते कि उसका पहला यहाँ पे सिर्फ इनके साथ में नहीं, हमने उनकी हिस्ट्री निकाल के देखे तो खबर ये भी मिली है कि आसाम में भी उनके ऊपर में जो है अखबार में कई मामले सामने आए हैं। तो वैसे में इनसे जानते हैं ऐसा क्या परिस्थिति हुई, इनको जो है अपना जॉब रिज़ाइन देना पड़ा। और आपको ये भी बता देते हैं, सैलरी इनको मिल रहा था 60,000 और ऐसा क्या परिस्थिति है इनको जो है जॉब छोड़ना पड़ा, वो भी 60,000 का। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आज के डेट में अगर प्राइवेट जॉब भी मिल जाते हैं 8 या 10 हज़ार के, वो भी कोई रिज़ाइन नहीं देते, कोई छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि आज के डेट में जॉब मिलना आसानी नहीं है, आसानी से जॉब नहीं मिलते, जिसकी वजह से जो है कोई जॉब नहीं छोड़ते। तो ऐसा क्या परिस्थिति आया है जिसकी वजह से इन्होंने अपना जॉब छोड़े, चलिए इनसे जानते हैं। मैम ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि इनका चेहरा ना दिखाए और इनका नाम सामने ना लाए। तो वो इसलिए है क्योंकि मैम चाहती है यहाँ नहीं तो कहीं और जॉब मिल जाएंगे इनको, इनका पढ़ाई के ऊपर में और इनको अपने ऊपर में काफ़ी भरोसा है। मैम, हाँ जी, सबसे पहले ये बताइए, आप कहीं ना कहीं हमारे पास आए हैं एक आईएएस के खिलाफ में बात करने जी, जो आपका कहना है कि आपको बहुत तंग किए, जिसकी वजह से आपने अपना जॉब छोड़े। यस सर। तो ऐसा क्या परिस्थिति आया था जिसकी वजह से आपने जॉब छोड़ी? सर, मैं बहुत समय तो यहाँ नहीं लूँगी, 3 पॉइंट उठाऊंगी मैं, क्योंकि मैं आइलैंडर हूँ, अंडमान की हूँ और हम 340 से बिलोंग करते हैं। अगर आज मैं नहीं आती तो शायद ना जाने कितनी औरतें इन्हीं परिस्थितियों में मर जाती। क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले बता दूँ, मैं एक माँ भी हूँ और इस कंडीशन में अगर मैं आई हूँ तो पहला कारण ये है कि सबसे पहले मैम आपने पूछा कि 60,000 की नौकरी क्यों छोड़ दी। बहुत बड़ी बात है, यस बड़ी बात है। लेकिन जब आपकी पूरी ज़िंदगी को ब्लैकलिस्ट करने की बात होती है ना, तो 60,000 सर मायने नहीं रखते। इन्होंने मुझे अपने चैम्बर में ब्लैकलिस्ट करने की बात की, मेरा भविष्य, मेरा कैरियर तबाह करने की धमकी दी। सर, मेरे कैरियर केवल पोर्शन 2.0 और 11th मंथ का कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है। इससे आगे भी मुझे किसी डिपार्टमेंट में जाना है, मैं सिलेक्शन कहीं और भी लूँगी, कहीं मेरा सिलेक्शन वेटिंग भी होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं रिज़ाइन नहीं देती उस दिन, तो ये होता कि या तो मुझे ये 1 मंथ मुझे रख करके अपने पास में नोटिस पीरियड में टॉर्चर करती, या फिर मेरे ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम लगा देती जिसके बाद शायद मैं फ्यूचर में कोई नौकरी लेने के लायक नहीं रहती। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सर, अगर किसी के कैरेक्टर में सस्पेंड लेटर दिया जाए तो वहाँ एक लाइन मेंशन हो जाएगा, इन फ्यूचर में अगर मैं कहीं जा रही हूँ और वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है गवर्नमेंट जॉब में कि मुझे सस्पेंड किया गया, ये मेरे कैरेक्टर ही नहीं, मेरे 38 ईयर के कैरियर पे, मेरे जीवन पे दाग लग जाएगा। मैं कहीं लायक नहीं रहूँगी, मेरी सारी डिग्री सब बर्बाद हुई। तो ये बताइए, आपने रिज़ाइन कब दिए थे? हाँ, ये मेरा रिज़ाइन जो है मैंने 1 मार्च को ही, वेडनेसडे का दिन था। इस दिन मॉर्निंग में मैम आती हैं और मुझे बुलाती हैं। इनसे मेरी जो बात हुई थी, एक पोर्शन 2.0 में मैं कंसल्टेंट हूँ, तो एक आईएलए का आपका आईएलए मॉडल है, 21 मॉड्यूल होता है, आंगनवाड़ी वर्कर को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम है, इनको करना होता है। नॉर्मली डिपार्टमेंट में मुझे पता, जब मैंने पास्ट रिकॉर्ड चेक किया था तो अब तक स्टेट कोऑर्डिनेटर सबको बुला करके 5 जो हमारा जोन होता है, निकोबार आपका है और कैम्बल बे है, डिगलीपुर, रंगत और आपका फ्रारगंज अर्बन, इधर जो जोन है यहाँ के लोगों को बुला के ट्रेन किया जाता है। वो जाके 720 आंगनवाड़ी वर्कर को ट्रेनिंग देते हैं। बट मैम का ऐसा था कि मुझे फील्ड में जाना चाहिए और इन्होंने 3 मंथ का टर्म रखा। तो मैंने एक पॉइंट उठाया, मैम टीएडीए तो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को नहीं दिया जा रहा है, वो कैसे मैनेज होगा। दूसरी चीज़, मेरा 1 ईयर का बेबी है, आई एम लैक्टिक मदर,
मेरे बच्चा मेरे बिना नहीं रह सकता क्योंकि उसके माँ का दूध चाहिए। और आपको शायद पता होगा कि भारत सरकार ने पहले 6 मंथ रखा था माँ का दूध बच्चे के लिए कंपलसरी, अब 2 ईयर कर दिया है। तीसरी चीज, उस बच्चे को मैं कहाँ छोड़ के जाती? क्या मैं उस एरिया में कचाल, कमोटा, तरेसा, कैम्बल बे, निकोबार में उस बच्चे को लेके घूम सकती थी? मेरे साथ कौन जाता उस बच्चे को लेके चलने के लिए? मेरे साथ में कोई नहीं था। मैं बच्चे को लेके काम करती कि बच्चे को लेकर घूमती। यहाँ बच्चे को मैं छोड़ के जाने के कंडीशन में नहीं हूँ क्योंकि बच्चा मेरे बिना रहेगा नहीं और माँ के दूध के बिना वो रह नहीं सकता। अब इस कंडीशन को उसने इतना बड़ा बना दिया। मैंने उनसे बहुत सॉफ्टली कहा, मैडम ऐसा करते हैं, पहले की तरह हम इस बार ट्रेनिंग के लिए लोगों को बुलाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, मैं ट्रेनिंग दूंगी, वो जाके आंगनवाड़ी वर्कर को हर बार की तरह ट्रेनिंग देंगे। बट वो मेरी बात पे एग्री नहीं हुई। उन्होंने सीधा एक चीज़ कहा कि मुझे इस डिपार्टमेंट में अब कोई फीमेल नहीं चाहिए क्योंकि औरत कामचोर होती है। और दूसरी चीज़ है कि जब मेल होगा तो उसके पास एक्सक्यूज़ नहीं होगा, फीमेल के पास सिर्फ एक्सक्यूज़ होता है। तो मैं आप सबके सामने ये बोलना चाहूँगी, आप में कई औरतें इस समय इस चीज़ को फेस कर रही होगी। माँ है, हर औरत माँ बनती है अपने जीवन में। मैं नहीं कह रही कि सारे लोग नौकरी पेशा है, कुछ तो होंगे। तो क्या आप क्या करोगे? अपने बच्चे को छोड़ जाओगे कहीं या फिर उसके उस अधिकार से उसको वंचित कर दोगे? बच्चा का दूध पीना उसके माँ का नहीं, मेरा अधिकार नहीं, मेरे बच्चे का अधिकार है, मैं उसका अधिकार नहीं छीन सकती। सबसे बड़ी बात है, मैडम ने जेंडर इशू की बात की। वो फीमेल को नहीं चाहती उस डिपार्टमेंट में जहां औरतों को 90% रिक्रूटमेंट का राइट है भारत सरकार की तरफ से। सोशल वेलफेयर, आपके फैमिली में कोई इशू होता है तो आप सोशल वेलफेयर जाते हैं ना। अब आप किसके पास जाएंगे? जहां जो महिला बैठी है आपकी मलकायन बनकर, वो खुद कह रही है कि मैं महिलाओं को देखना नहीं चाहती, महिला कामचोर होती है। मैं अंडमान की हर महिला से कहूंगी कि आप लोग आइए और बताइए कि क्या महिला कामचोर है? आज तक आपने नौकरी करके अपने घर को संभाला है, उनको बताइए कि हम कामचोर है। दूसरी चीज यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने जो मुझे ब्लैकलिस्ट करने की बात की वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मेरा कैरियर, मैंने आपको पहले भी कहा, यहाँ तक नहीं है, आगे भी है। और कोई भी स्टाफ, इवन आप भी बॉबी सर, नहीं चाहेंगे आपके कैरियर में कोई ये लिख दे सस्पेंड। आप कहीं जाएंगे तो सस्पेंड के नाम पे आपका फ्यूचर में सिलेक्शन रुक जाएगा, आपको कोई नौकरी नहीं देगा जब आपका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक होता है। तो आपका कहना है कि उसी चीज से डरते हुए आपने हाँ सर, क्योंकि इन्होंने मेरे सामने 2 शर्त रखा, या तो अभी रिजाइन करो या नोटिस पीरियड में जाओ। मुझे पता था सर नोटिस पीरियड में जाती, इनका आपने जैसे आसाम का कहा, इनका जो है वो इशू मुझे भी पता है, मैंने भी इनके बारे में पढ़ा है पेपर में। मैं नहीं चाहती थी कि मैं घर जाऊं और पीछे पीछे मेरे नाम का FIR कट जाए और पुलिस आके मुझे घर से उठा के लेके जाए, जो इनका रिकॉर्ड रहा है यही करने का। इन सब डर से मैंने फटाफट 2 लाइन में वहाँ रिज़ाइन लिख के दे दिया। और मुझे ये विश्वास है कि प्रशासन मेरे साथ न्याय करेगा। मैं चीफ यहाँ पे CS सर से भी रिक्वेस्ट करूँगी, LG सर से भी, इस चीज़ को आप जांच पड़ताल करिए। आफ्टर ऑल इस क्राइसिस में 60,000 का कोई जॉब रिज़ाइन करता है तो क्या कारण है इसके पीछे? मैडम एक सवाल तो आपसे पूछना चाहेंगे। आप बोल रहे कि आप अपना जॉब रिज़ाइन किए, तो आपको क्या, आपका ये भी कहना है कि आपको इंटर आइलैंड जाने को कहा जो आप जाने नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से आपने मना करके अब रिज़ाइन दे दिए। रिज़ाइन इसलिए दिए कि कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ का डर था कि कहीं मेरे ऊपर में FIR हो जाए, नहीं तो मेरे को सस्पेंड कर दे। यस सर, यही डर था, मुझे यही डर था। तो इसी वजह से आपने रिज़ाइन दे दिया। बेटर समझे कि मेरे को आगे भी जॉब करना है, आगे भी मेरा फ्यूचर है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो मेरे साथ में। और आपको उस समय लगा कि आपको रिजाइन देना सेफ जोन के लिए सर, क्योंकि ये 11 महीना का कॉन्ट्रैक्ट है जी। और आपको शायद पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ का कोई राइट ही नहीं है। सीनियर हमें जब चाहे जब मन चाहे, यही हम भारतीयों का कमी है आप कहेंगे, या भारत सरकार इस नियम को क्यों लागू कर रखा है। हमारी तो ऐसी कंडीशन होती है कि हम 1 लाख रुपए सैलरी लेके भी 10,000 वाले परमानेंट जॉब में उस डिपार्टमेंट में कोई पियून होता है वो भी हमें गालियाँ देकर जाता है। ये हमारा हाल है। बेशक हमारा पोस्ट बड़ा है लेकिन इज्जत हमें ज़ीरो मिलती है। वही हाल आज हमारा हुआ। नाम को मैं कंसल्टेंट हूँ, लेकिन मैडम की इन सब बातों के कारण सर मैंने फाइनली रिज़ाइन किया है, मेरे फ्यूचर को ध्यान में रख के। दूसरी चीज़, आउटर आइलैंड में जब इन्होंने जो बात कहा था जाने के लिए, मैं रंगत डिगलीपुर जाने को रेडी हो गई थी। मैंने कहा मैं वहाँ एडजस्ट कर लूँगी, बट मैम कचाल, कमोटा, तरेसा, कैम्बल बे, निकोबार ये टफ एरिया है। यहाँ मेरे बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकता है। TADA भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं है। आप अपने पॉकेट से कितना बर्डन करेंगे एक हार्ड एरिया में जा करके, ये इशू है। और मैम सुनने को तैयार। हाँ जी, पूछेंगे।
आपको यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे करके हाँ, बोले 3 हैं, month तो के लिए। 3 मंथ के लिए, तो आपको कुछ ऑर्डर दिया गया था? नहीं, ऑर्डर कॉपी कोई नहीं दिया गया था, कोई ऑर्डर कॉपी नहीं दिया गया था। ये उनका वर्बली स्टेटमेंट था, या तो आप जाओ या फिर यहाँ रिज़ाइन लिख के जाओ, 2 उन्होंने ऑप्शन दिया था। तीसरा ऑप्शन था या आप मेरे यहाँ नोटिस पीरियड में 1 मंथ का आओ, मैं आपको देखूंगी, उसके बाद मैं सोचूंगी क्या करना है। अगर आप मैम से, अगर मान लीजिए हम लोग इस विषय में अगर इंटरव्यू ले रहा है, अगर वो मैं देने के लिए भी तैयार हो जाती है, तो सवाल तो ये रहेगा कि मैं तो ऐसा कुछ बोले ही नहीं है, क्योंकि आपके पास में कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र का ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर पेपर नहीं है, तो आप कैसे आप बोल सकते हैं कि उन्होंने आपको ऐसा कहा? सर, ट्रांसफर के 3 मंथ की इन्होंने एक आइलैंड में ड्यूटी दी थी, जिसमें 7 डेज की है। सर यही नहीं हुआ, यही तो बात है। आज तक इस डिपार्टमेंट में, इस पोषण अभियान में जो पहले की कंसल्टेंट थे, मैंने उनसे भी पूछा, बोले नहीं मैम, हमें आज तक नहीं हुआ। आज तक जो था, वहाँ के स्टाफ हमारे पास आते थे, हम उनको ट्रेनिंग देते थे, वो जाके अपना जो है वो पूरे ट्रेनिंग को वहाँ पर एग्जीक्यूट करते थे आंगनवाड़ी वर्कर के। तो इसलिए मैम को मैंने सजेशन दिया था, लेकिन मैम का ये मानना था कि आप हर आइलैंड में जाइए, वहाँ पर कुछ कुछ दिन रहिए। लगभग 3 मंथ का पूरा ऑल ओवर टूर था, आप सब जगह अपना 3 मंथ कवर करके आइए। आप जैसे बोली कि आप लोग ट्रेन करते हैं यहाँ पे, इंटर आइलैंड के जितने भी आपके मुख्य सेविका है उनको ट्रेन करते हैं, तो अक्सर यही होते थे हमेशा से सर, हमेशा से। तो मैं बेशक नहीं हूँ, लेकिन आप सारे लोग ट्रेन किए, आप खुद मैं नहीं करी हूँ, लेकिन मुझसे पहले जो यहाँ पर कंसल्टेंट थे, मैंने फाइल देखी है सर, उसका पूरा सिस्टम देखा है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की सोचने से पहले। इसमें ट्रेनिंग आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर सब आते थे दूसरे आइलैंड से, चाहे वो निकोबार हो, उनको TADA दिया जाता था। वो आने के बाद में यहाँ पर अर्बन आटम पहाड़ में इनको ट्रेनिंग दिया जाता था। फिर यहाँ पर वो 1 वीक तक रुकते थे, या 4 डेज 5 डेज जो भी इनका रुकने का प्रोग्राम होता था। इसके बाद ये चले जाते हैं और वहाँ जाके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देते थे। ये शुरू से रहा है, लेकिन इस बार मैम का वैसे आपकी टीम को वहाँ जाने का जरूरत नहीं होता, टीम यहाँ पे सारे लोग आते थे और उनका ट्रेनिंग यहाँ पे होता था। यस, यही होता था। पोषण अभियान, पोषण 2.0 अभियान सर, पोषण इसी में हम लोग जाते हैं। पोषण अभियान जैसे सुनते हैं तो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर अपने मन की बात में भी ये कई बार कह चुके हैं कि पोषण अभियान में ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पोषण से, कुपोषण से रोग ना बढ़े, रोगी बच्चे ना डेवलप हो, हमारा देश का भविष्य खराब हो जाए। तो वैसे में आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, एक लैक्टिक मदर को बोल रहे हैं बच्चे को छोड़ के हार्ड एरिया में जाइए, मेरे बेटे को तो वो ऑलरेडी कुपोषित करने के लिए रेडी है, कुपोषण का शिकार हो जाएगा ना, माँ का दूध नहीं पिएगा, माँ से दूर रहेगा, बच्चा 1 साल का बच्चा, एक प्री टर्म बेबी, 7 महीना का बच्चा कितना सरवाइव करेगा ऐसे कंडीशन में। तो मुझे लगता है पोषण अभियान के नाम पे कलंक है कि आप एक पोषण अभियान पूरे देश में चला रहे हैं और आप वहीं स्टाफ को कहते हैं बच्चे को छोड़ दो। इससे साफ ये तो नजर आते हैं, जबकि मैम खुद बताई थी इनकी सेक्रेटरी को कि इनकी बच्ची जो है 1 साल की, मात्र 1 साल की, और सरकार बोला 2 साल तक जो है माँ का दूध बच्चों को मिलना चाहिए, देना चाहिए। वैसे में पोषण अभियान ये प्रोजेक्ट पूरा मैम देखती है और इन्हीं के तरफ से जो है फील्ड में जाके ट्रेनिंग भी देते हैं। वैसे में जो सिखाया जाता है यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है, तो इस पे प्रशासन क्या एक्शन लेंगे ये देखना होगा, क्योंकि ये गंभीर विषय इसलिए है, एक तरफ मैं सिखा रहा हूँ और दूसरे सब तरफ देखेंगे आप बता रहे कि नहीं ये गलत है, क्योंकि सेक्रेटरी मैम इस प्रोजेक्ट को देखिए, सोशल वेलफेयर का सेक्रेटरी मैडम है और मैडम के बारे में बता रहा है, और मैम भी बोल रही है आपका बच्चे को दूध दो या नहीं दो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, आपको जो ड्यूटी मैंने दी है वो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको रीज़न देना होगा, ये इनका कहना है। यही बात हुई थी आपकी? हाँ क्योंकि उनका मैंने आपको बताया था ना कि वो फीमेल को इसी रीज़न से, अब ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब मैं फ़ीमेल को इस डिपार्टमेंट में नहीं कैरी कर सकती, क्योंकि फ़ीमेल काम नहीं करती, उनके पास बच्चों का इशू आ जाता है। तो मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि आप हमें ये भी बता दीजिए हम अपने बच्चों को किसके पास छोड़ जाएं, या फिर आप लोग जब वैकेंसी निकालते हैं, मैं CS सर से रिक्वेस्ट करती हूँ उसमें लिख दीजिए फीमेल नॉट अलाउ, हम औरतें नहीं आएंगे नौकरी करने के लिए, उसमें लिख दीजिए कि जिस मदर के बेबी है ना वो नौकरी करने नहीं आएगी, क्योंकि आप नौकरी ज्वाइन करने के बाद में हमारे सामने कंडीशन रख रहे हैं बच्चा छोड़ दो, बच्चे को दूध मत पिलाओ, अब फील्ड में जाओ। ये सब चीज़ आपने मेरे ऑर्डर कॉपी में क्यों नहीं लिखा?
और मेरे आपका इंटरव्यू ट्रांसफर के में बारे में भी कहीं मेंशन कहीं नहीं सर, आपको मैं अपना ऑर्डर कॉपी शेयर करती हूँ, आप उसे पब्लिश कर सकते हैं पब्लिक के सामने, उसमें सारे पॉइंट आप लोग पढ़िए। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझ पे उंगली उठा सकते हैं, अगर मैं सही हूँ तो आपको सिस्टम पे उंगली उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं लड़ रही हूँ, कल आपकी पारी आएगी, ये बात हमेशा याद रखिए। मैडम सवाल तो फिर भी एक उठेंगे, जी ऑर्डर कॉपी में नहीं लिखा है कि आपका ट्रांसफर किया जाएगा, नहीं लिखा है। ये हम एग्री करते हैं। दूसरी तरफ मैडम आपको ऑर्डर भी नहीं दिया ट्रांसफर की, तो फिर कहाँ वो गलत हो जाती है, ये बताइए। गलत है सर, आदमी रूम में अपने बुला करके आपको ब्लैकलिस्ट करने की बात कर रही है। मैं आपको पहले भी बोली हूँ, आपके कैरियर, मुझे बोलिए मैं तुम्हारा कैरियर खत्म कर दूंगी, तुम फ्यूचर में कहीं नौकरी करने लायक नहीं रहूंगी। सर एक बात बताइए, एक माँ बोल रही है बच्चे को नहीं छोड़ के जा सकती, उसका बच्चा छोटा है, तो उसके लिए क्या आप उसका कैरियर तबाह कर दोगे, उसकी सारी डिग्री रद्दी के भाव में बेच दोगे जो मैंने अभी तक पढ़ाई की, यही आप कहना चाहती है ना? क्योंकि आप सेक्रेटरी हो, आप एक ब्यूरोक्रेट हो, आप कुछ भी कर सकती हो। मैडम ने एक चीज़ मैंने देखा कि मैं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रही थी मास्टर्स में, एक डिवाइन थ्योरी है, हम लोग पढ़ते हैं, आई एम सन ऑफ किंग, आई एम सन ऑफ गॉड। मतलब मैडम की फिलॉसफी सिर्फ मैं में आती है, मैडम के हिसाब से मैं जो बोलूँ वही होगा, अदर कुछ भी नहीं है। और आपने जो ये बात कहा ना कि मैडम का कोई ऑर्डर कॉपी कुछ भी नहीं है, सर आप भी अपने मैडम के हिसाब से मैं जो बोलूँ वही होगा, अदर कुछ भी नहीं है। और आपने जो ये बात कहा ना कि मैडम का कोई ऑर्डर कॉपी कुछ भी नहीं है, सर आप भी अपने ऊपर एक बार सोच के देखना, आपको कोई बोलेगा मैं आपको सस्पेंड कर दूंगी, ब्लैकलिस्ट कर दूंगी, कैरियर तबाह, और आपके पास आगे कैरियर ऑप्शन है, आपने कहीं एग्जाम दिया, आपको देना है। आप सोचना कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक होता है, आप भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं। जब मेरा वेरिफिकेशन होगा तो क्या मेरा सस्पेंड के बारे में नहीं पता चलेगा उस डिपार्टमेंट को? क्या मेरे फ्यूचर में मैं जहाँ जाऊँगी उन लोगों को ये नहीं पता चलेगा ये सही नहीं है, इसको तो सीनियर ने सस्पेंड किया है? मैंने आपको कहा ना, मेरे पूरे एजुकेशन, मेरे कैरियर, मेरे भविष्य, सबको ये ब्लैकलिस्ट करने जा रही है। और इनके वजह से सर, हाँ सर, मेरे अंदर डर है उनको लेकर के, क्योंकि उनका आसाम का जो रिकॉर्ड मैंने देखा है, रूम में बुला करके आप किसी को बात करती हो, उनके घर पहुंचने तक में आप FIR कटा देती हो। वो तो पॉलिटिशियन है बीजेपी के बहुत बड़े, मैं तो एक साधारण सी महिला, जिला अध्यक्ष है वहाँ की। जी जिला अध्यक्ष, मैं तो एक साधारण महिला हूँ, मेरे लिए तो इनको जेल भेजना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए सर मैंने उस दिन उनसे कोई आर्गूमेंट नहीं किया, बल्कि मैंने सॉरी भी बोला इस बात के लिए, सॉरी मैम, मुझे ऐसे लगा ठीक है ये जो बोल रही है मानते भी है, चलो मैं जाने के लिए भी तैयार होती हूँ, सोचती हूँ कैसे करना है, बच्चे कैसे लेके जाऊंगी। लेकिन ये इतना मुझ पे फायर हो रही थी, ऐसे चिल्ला रही थी कि कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। इनका एक ही चीज़ है कि मैं तुमको नहीं देखना चाहती, मैं औरतों को नहीं देखना चाहती। तो यहाँ पर 3 इशू मैं आप लोगों के पास, आपको भी बार बार बोल रही हूँ, सोशल वेलफेयर औरतों के लिए लड़ने वाला डिपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ औरत खुद खड़ा ही होकर, उसी डिपार्टमेंट की एक महिला खड़ा होकर उस डिपार्टमेंट से लड़ रही है अपने अधिकार, महिला ऑफिसर के खिलाफ, एक महिला ऑफिसर के खिलाफ। एक महिला हो के महिला के दर्द को नहीं समझेगी तो मैं तो पुरुष से कोई उम्मीद भी नहीं कर सकती, वो भी माँ होगी, उसके भी बच्चे होंगे, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। आप एक IAS ऑफिसर हो के किसी के कैरियर तबाह करने की धमकी नहीं दे सकती, इतना अधिकार तो भारत सरकार ने किसी को भी नहीं दिया। आप क्या डिवाइन थ्योरी पे चल रही हो मैम? शायद इसीलिए आपको लग रहा है कि मैं आसाम में सबको तंग कर रही थी, मैं इसको भी तंग कर दूंगी। आपको बता देते हैं, तो आज कहीं ना कहीं एक IAS के खिलाफ फिर से अंडमान निकोबार के एक महिला सामने आकर अपनी दर्द को बताई है। ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे इसी तरह का मामला कई बार सामने आया है, मगर कोई सामने नहीं आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं डर है। और अंडमान निकोबार में बहुत सारे लीडर्स हैं, उनको भी इसकी जानकारी है, मगर कभी वो उनके साथ नहीं खड़ा नहीं होते, जिसके वजह से वो सारे लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, वो सामने नहीं आना चाहते। तो आपको हम बता देते हैं, न्यूज़ आप तक आप लोगों के साथ में रहेंगे, मगर आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा, आप अपना पक्ष जब रखेंगे तो सच रखिए, ताकि जो है हम लोग जब दिखाएंगे तो सच्चाई के साथ में उस मामले को सामने ला सके। तो बने रहिए हमारे साथ में, इससे जुड़े बाकी अपडेट के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।